हिमाचल प्रदेश में बीते कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद वहां हालात बेहद खराब हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं बाढ़ से हुई बर्बादी दिल दहला रही है। कुल्लू में उफान पर आई ब्यास नदी का ऐसा प्रलयकारी रूप सामने आया कि हाहाकार मच गया। वहां नदी के किनारे मौजूद एक इमारत भरभरा कर पानी में समा गई। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारों पर कटान हो गया, जिसके बाद पानी ऊपर तक चढ़ गया और फिर पूरा का पूरा मकान कुछ ही सेकंड में पानी में समा गया। कुल्लू में सिर्फ मकान ही नहीं, दुकानें, बाजार, बड़ी बड़ी इमारतें सबकी सब पानी में समाती नजर आईं। कुल्लू से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें कुदरत का कहर साफ दिखाई दिया। ये इमारत भी नदी के किनारे बनी थी, जिसकी नीचे की जमीन पानी के तेज बहाव में कटती चली गई और उसके बाद पूरी इमारत एक ही झटके में पानी की गहराई में समा गई। उधर मनाली में भी बारिश से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की वजह से वहां भी एक 4 मंजिला होटल पानी में समा गया। पूरा का पूरा होटल सामने की तरफ पहले पानी में गिरा और फिर उसका मलबा नदी के पानी में बहता चला गया। पानी के इस विनाशकारी रूप ने तो कई इलाकों का नामो निशान तक मिटा दिया। जलस्तर बढ़ने की वजह से कुल्लू में नदी का पानी अपने किनारे को तोड़ता हुआ सड़क तक जा पहुंचा, जिसका असर ये हुआ कि वहां पार्किंग में खड़े ट्रक पानी के बहाव में फंस गए। नदी के पानी से पहले वहां हुए कटाव से सड़कें बही और फिर जब ट्रक के नीचे की जमीन गायब हुई तो ट्रक भी पानी में समा गया। पानी में गिरते ही ट्रक कुछ दूर तक बहता नजर आया। इस दौरान वहां मौजूद कुछ इमारतें भी पानी में डूबी दिखाई दी। उधर मंडी में भी पानी की रफ्तार में फंसी एक कार नदी में बहती नजर आई। कार इतनी तेजी से पानी में बह रही थी कि उसे रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो कार नहीं बल्कि कोई नाव हो। बारिश की वजह से इस बार ब्यास नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मनाली में नदी किनारे बने मकान पानी में डूब गए। सैकड़ों मकानों में पानी भर गया, जिससे हालात बेहद बिगड़ गए और लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने एक बार फिर कुदरत की ताकत का एहसास करा दिया। नदियां रौद्र रूप में आ गईं और तूफानी रफ्तार में हाहाकार मचाते हुए जहां से भी गुजरी अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गई। मनाली से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें दिखा कि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नदी के किनारे की सड़क धंस गई, जिसकी वजह से वहां खड़ी एक बस कुछ ही पलों में नदी की तरफ झुकी और फिर देखते ही देखते पूरी बस पानी में समा गई। वहीं कुल्लू में पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से मणिकरण में भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। आसपास की इमारतें पानी में डूब गई और रफ्तार में बहती नदी का पानी पुल की ऊंचाई तक पहुंच गया। कुल्लू में नदी के पानी के रौद्र रूप की एक और तस्वीर सामने आई जिसमें पानी से उठती ऊंची लहरें एक पुल की ऊंचाई तक पहुंचती नजर आईं। इस दौरान पुल से गुजरती एक बस वहां से रफ्तार से निकलती हुई भी दिखाई दी। इस बीच लाहौल स्पीति से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें वहां सालों पुराना बना एक पुल कुछ ही पलों में पानी के बहाव में बहता हुआ नदी में समा गया। मंडी भी मानसून की मार का शिकार हो गया। वहां थुनाग इलाके में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने एक पूरे इलाके को तबाह कर दिया। पहाड़ से पानी इतनी तेज रफ्तार में आया कि जंगल में मौजूद पेड़ों को भी वो अपने साथ बहाता ले आया, जिसके नीचे पहुंचते ही पूरा का पूरा इलाका इस सैलाब से तबाह हो गया। पानी जहां से भी गुजरा वो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। खौफ से भर देने वाली ये तस्वीर मंडी के निचले इलाके में बसी थुनाग इलाके की है, जहां पहाड़ों की ऊंचाई से आया पानी अपने साथ तबाही लेकर आया। पानी इतनी तेज रफ्तार में आया कि जंगल में गिरे पेड़ों के बड़े बड़े हिस्सों को बहाता ले आया और फिर कुछ ही पलों के अंदर वहां मौजूद इमारतें, गलियां सब पानी के इस प्रहार का शिकार हो गई। इस दौरान कई मकान भी पानी की रफ्तार का शिकार होकर टूट गए और पानी के साथ बहते चले गए। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की चीख पुकार साफ सुनाई दी। हालत ये हो गई कि वहां पानी के साथ बहकर आया मलबा हर तरफ भर गया, जिससे वहां मौजूद लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। वहां ब्यास नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि निचले इलाके तो पूरी तरह पानी में डूबे नजर आए।
दरअसल हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। मंडी के नागवाई में ब्यास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया तो खेतों में काम करने वाले 6 मजदूर फंस गए। उनकी जान पर बनाई। ऐसे में मजदूरों को बचाने के लिए फौरन एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रस्सी की मदद से जान पर खेलते हुए इन मजदूरों को बचाने का अभियान शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ में फंसे मजदूरों को बचाया। तो आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम ने कितना मुश्किल एक रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। किसान यहां पर फंस गए थे, मजदूर थे माफ कीजिए, और उनकी जान को बचाया गया इस तरह से रस्सी बांधकर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी बारिश से हुई तबाही की तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जहां रिहायशी इलाकों में पानी भरने की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश और पहाड़ों से आया पानी जब रिहायशी इलाके में घुसा तो सड़कें समुंदर बन गईं। पानी इतनी तेज रफ्तार में बह रहा था कि उसके बहाव में फंसकर कई गाड़ियां बह गईं, जो कॉलोनी की गलियों के किनारों में फंसी नजर आईं। इस दौरान कुछ मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। सिर्फ गली मोहल्लों में ही नहीं, सोलन के शहरी इलाकों में मौजूद पुल भी पानी के प्रहार का शिकार हुए। नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से पुल का एक हिस्सा टूटकर पानी में बह गया, जिससे दोनों किनारों का संपर्क कट गया और वहां से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। वहीं सोलन के लैंडस्लाइड की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा तिनके की तरह टूटता दिखाई दिया। बारिश की वजह से हुई इस लैंडस्लाइड के बाद मलबा पूरी सड़क पर फैल गया, आसपास के रास्ते बंद हो गए। सिर्फ सोलन ही नहीं, हिमाचल प्रदेश का चंबा भी भारी बारिश की वजह से बर्बादी का शिकार हो गया। नदी नाले उफान पर आ गए और आसमान से बरसी इस आफत के साथ बहकर आया मलबा लोगों के मकानों में भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई। सड़क पर खड़ी गाड़ियां भी मलबे की चपेट में आने के बाद वहां टूटी फूटी हालत में दिखी। हर तरफ पत्थर, पानी और मलबा ही नजर आया। कई मकान और दुकानें तो मलबे में पूरी तरह से धंसे हुए नजर आए, जिसके बाद प्रशासन ने मशीनों की मदद से मलबे को हटाने का काम किया। वहीं कई जगहों पर पहाड़ से गिरे मलबे ने सड़कों को बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जिसके बाद प्रशासन ने मलबा हटाकर रास्ते को खुलवाया। वहीं रावी नदी का पानी भी बेकाबू रफ्तार में बहता नजर आया, जिसकी वजह से नदी के किनारे मौजूद मकान भी खतरे की जद में नजर आए। वहीं रावी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कुछ जगहों पर पानी मौजूद पुल की ऊंचाई तक भी पहुंच गया। इस दौरान नदी के पानी में बड़ी तादाद में टूटे हुए पेड़ और लकड़ियों का ढेर बहता नजर आया। वहीं कुछ जगहों पर मौजूद पुल पानी के इस प्रहार को झेल नहीं पाया और उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी की रफ्तार में बहता चला गया। भारी बारिश से उत्तराखंड के कई इलाकों का भी बुरा हाल है। बरसाती नालों और नदियों के उफान पर आने की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से रामगढ़ के विकासनगर इलाके में एक बस पानी के बीचों बीच फंसी नजर आई। ये बस हिमाचल प्रदेश की थी, जो शिमला बाईपास में पानी के तेज बहाव के बीच फंस गई। तस्वीरों में दिखा कि बस एक तरफ पूरी तरह झुक गई थी और अगर वो पलट जाती तो जानमाल का बड़ा नुकसान होता, लेकिन इससे पहले ही बस में मौजूद यात्रियों ने बाहर निकलने का रास्ता बनाने के लिए बस के शीशे तोड़ दिए और एक एक कर बस से बाहर निकल आए। इस दौरान वहां आसपास के लोग उनकी मदद के लिए जुट गए और बस से यात्रियों को निकालने में उनकी मदद की। वहीं उत्तरकाशी में भी एक गाड़ी नदी के किनारे पानी की धार में फंसी नजर आई। पानी के तेज बहाव की वजह से वहां मौजूद एक पुल बह गया था, जिसकी वजह से गाड़ी पानी में फंस गई। हालात ऐसे हो गए कि गाड़ी ना तो आगे जा पा रही थी और न ही पीछे, जिसके बाद पानी में फंसी इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर की मदद से खींचकर पीछे की तरफ से निकाला गया। उत्तराखंड में सिर्फ नदियों का पानी ही लोगों की मुसीबत का सबब नहीं बना। पहाड़ों से टूटकर गिर रही चट्टानों से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, जिसकी वजह से वहां कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ। जिसकी एक तस्वीर देहरादून के चक्राता से सामने आई, जहां खरोड़ में मौजूद एक इंटर कॉलेज भारी बारिश में ढह गया। इस दौरान पहाड़ से गिरा मलबा स्कूल की इमारत के ऊपर गिरा और कुछ ही पलों में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। ये देखो आप, स्कूल हमारा सारा तीनों स्टैंड खत्म हो चुके हैं। वहीं देहरादून के डाकपत्थर इलाके में फंसे 12 लोगों का पुलिस ने रेस्क्यू किया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। ये लोग उपंती नदी के किनारे पर फंस गए थे। देहरादून भीमवाला घाट के पास भी पानी भरने की वजह से लोग फंस गए, जिन्हें ट्रैक्टर्स में बिठाकर वहां से निकाला गया। इस दौरान वहां से काम में लगी कुछ मशीनें पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई।
पिथौरागढ़ के धारचूला में भी लैंडस्लाइड की वजह से वहां सड़क पूरी तरह बंद हो गई और लोग उसी मलबे के ऊपर से पैदल चलकर जाने को मजबूर दिखे। उत्तराखंड के चंपावत में भी भारी बारिश की वजह से हुई लैंडस्लाइड की वजह से टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग बंद हो गया, जिसके मलबे को कुछ लोग हटाते नजर आए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बारिश से जुड़े हालात पर बात की और केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बात की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पीएम ने दोनों राज्यों में जान माल की क्षति और राहत और बचाव के कामों की भी पूरी जानकारी ली। मध्य प्रदेश के सागर जिले में दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। मध्य प्रदेश में सीधी और इंदौर के बाद अब सागर जिले में दबंगों ने कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग एक युवक को निर्वस्त्र कर लाठियों से पीटते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने वीडियो को ट्वीट कर शिवराज सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना पार्टी का नाम और निशान देने के मामले में 31 जुलाई को सुनवाई करेगी। पार्टी के बंटवारे के बाद चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना पार्टी का नाम और निशान देने का ऐलान किया था, जिसके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने अपील की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाढ़ बारिश को लेकर चिंता जताई है। राहुल ने ट्वीट कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को राहत कार्यों में मदद करने की अपील की, तो वहीं बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख भी जताया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाढ़ के पानी ने रेलवे ट्रैक पर तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक पर आने से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। हालात ऐसे रहे कि रेलवे को मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से नदी के पानी ने अपनी हदें पार की, तो कई जगहों पर लोगों की जान पर बनाई। ऐसी ही एक तस्वीर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हमें मिली है, आप देखिए। जहां हिंडन नदी को पार करने की कोशिश में एक बस इसकी तेज धारा की चपेट में आ गई। पानी की धारा के साथ जब बस बहने लगी तो किनारे खड़े लोग दहशत में चिल्लाने लगे। चूंकि बस में कई यात्री भी थे, इसलिए लोगों का डर स्वाभाविक था। मुसीबत में फंसे यात्रियों को देखकर मदद के लिए एक शख्स आगे बढ़ा, जिसे देखकर कुछ और लोग हिम्मत कर बस की तरफ बढ़े, लेकिन पानी की धारा के सामने सभी बेबस दिखे और बस धीरे धीरे गिरने लगी। कुछ ही देर में बस एक तरफ झुक गई। गनीमत ये रही कि बस का दरवाजा वाला हिस्सा नीचे नहीं आया और बस में सवार लोगों को बचा लिया गया। भारी बारिश 5 नदियों वाले राज्य पंजाब के लिए अभी तक आफत साबित हुई है। पंजाब के बड़े बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों के लिए मॉनसून की बौछार मुसीबत का सबब बनी, जिसकी एक तस्वीर राजपुरा से आई है, जहां SYL नहर का पानी गांव और शहर में घुस गया। इससे नौबत ये आ गई कि एक अस्पताल में मरीजों को भर्ती कराने और निकालने के लिए ट्रैक्टर की मदद लेनी पड़ी। यही नहीं, अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को भी आने जाने के लिए ट्रैक्टर की ही मदद लेनी पड़ी। ਆਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। राजपुरा के ही फतेहपुर गाड़ी गांव में धान की रुपाई करने वाले मजदूर परिवार के साथ खेतों में फंस गए, तो उन्हें सेना और पुलिस की मदद से बचाया गया। ऐसी एक तस्वीर पंजाब के तिवाना के पास तिपला गांव से आई है, जहां बाढ़ की चपेट में फंसे 18 लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव अभियान चलाना पड़ा। भारी बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंज बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में यमुना उफान पर है। एक दिन बाद दिल्ली में यमुना के खतरे के निशान को पार करने के अंदेशे को देखते हुए सरकार ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया और हथिनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़े गए पानी का असर दिखने लगा। हालांकि इस पानी को दिल्ली तक पहुंचने में कुछ और घंटे लगेंगे, लेकिन 2 दिनों तक हुई भारी बारिश ने नहर जैसी दिखने वाली यमुना को नदी जैसा रूप दे दिया। हथनीकुंड से 2,87,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी वजह से ठहरी नजर आने वाली यमुना में हलचल महसूस की जाने लगी। दिल्ली सरकार ने इसकी पूरी तैयारी की है। फ्लड डिपार्टमेंट ने अपने तमाम जो बोट हैं वो तैयार कर रहे हैं। लगभग 45 बोट तैयार किए हैं और यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली के 6 जिले प्रभावित होंगे। भारी बारिश और हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना के किनारे रहने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई। दोपहर 1 बजे दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर 204.50 मीटर पर था, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही कम है।
इसलिए बढ़ते खतरे को भांपकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हालात का मुआयना करने के लिए नाव से यमुना में उतर पड़ी। प्रशासन की तैयारियों से संतुष्ट दिखी आतिशी ने यमुना के किनारे रहने वालों से कुछ दिनों के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। ऐसा लग रहा है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कि कल सुबह तक जो वाटर लेवल है वो डेंजर मार्क से ऊपर पहुंच जाएगा। सरकार की चिंता बेवजह भी नहीं, खतरे को कम करके आंकना भारी पड़ सकता है। यमुना किनारे ना आए, अपने बच्चों का अपने मवेशियों का ख्याल रखें और यमुना से दूर रहें। इसलिए बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता तैयारियां रखने की हिदायत दे दी है। हालांकि दिल्ली सरकार बारिश और बाढ़ के हालात पर संजीदा दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने बीते 2 दिनों में उनकी तैयारियों की पोल खोल दी। और जब देश की राजधानी का बारिश से बुरा हाल हुआ तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना दिया। चूंकि राज्य से लेकर नगर निगम तक में आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, इसलिए प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ता बारिश में ही अपने दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। पूरी दिल्ली त्रस्त है, पानी पूरा तरफ भरा हुआ है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, गंदा पानी घुस रहा है। बीजेपी मुख्यमंत्री केजरीवाल के उस चुनावी वादे पर तंज कसती रही जिसमें दिल्ली को पेरिस लंदन जैसा बनाने के दावे किए गए थे। उन वादों पर केजरीवाल सरकार बैकफुट पर दिखी। किसी भी शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपनी एक कैपेसिटी होती है, हालांकि हम लगातार उस कैपेसिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीजेपी के रुख के बाद खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए और रिकॉर्ड तोड़ बारिश को बदतर हालात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस वक्त राजनीति न करने की अपील की। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मॉनसून में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से देश की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में उफनाती नदियों ने डरावना रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी एक झलक जम्मू के डोडा इलाके में दिखी। जहां चिनाब नदी ने रौद्र रूप धरा तो किनारों पर बने घर तो इसकी चपेट में आए ही, साथ ही पानी ने नदी के ऊपर बने पुल को भी छू लिया। भारी बारिश की वजह से लबालब नदी ने जम्मू में भी बाढ़ जैसे हालात बना डाले हैं। मॉनसून का असर नदियों पर तो पड़ा ही है, साथ ही पहाड़ों के खिसकने और भूस्खलन के रूप में भी दिखाई पड़ा, जिससे रामबन में सड़क ही बंद हो गई। मेरी शादी भी हो जा रही थी, इसलिए मैं आज पैदल जा रहा हूं क्योंकि रोड की कंडीशन बहुत ही खराब है। जाहिर है इस बार मॉनसून की बारिश बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के गोधरा में जनसभा को संबोधित किया। 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में नड्डा ने आज गुजरात के गोधरा में जनसभा को संबोधित किया और लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और इसी का हवाला देकर जमानत याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को जैन के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें जमानत दी थी। दिल्ली एनसीआर में लूटपाट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का है, जहां देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी आरोपियों की तलाश कर रही है। राजस्थान के अजमेर में भी बारिश ने लोगों को भारी मुसीबत में डाल दिया है। रविवार को 2 घंटे की तेज मूसलाधार बारिश ने अजमेर की सड़कों को दरिया में तब्दील कर दिया, जिससे गाड़ियां फंस गईं। सड़क पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे कोई नदी बांध तोड़कर शहर में तेजी से घुस आई हो। कई दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। स्कूटर और बाइक सवार घुटनों तक पानी में मशक्कत करते दिखाई दिए। कई गाड़ियां बीच सड़क पर बंद हो गईं। एक ई रिक्शा सैलाब के बीच सड़क पर बंद हो गया, जिसके बाद मजबूरी में चालक को उसे पैदल ही खींचना पड़ा। अजमेर में रविवार को बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जैसे लग रहा था कि बादल फट गया हो। सड़क ही नहीं, मोहल्ले भी पानी में डूब गए और घरों के अंदर पानी घुस गया। और तो और लोगों की मुश्किलें डबल करने के लिए बिजली भी गुल हो गई। रात के अंधेरे में लोग बाल्टी से घरों में से पानी निकालते रहे। यही नहीं, अजमेर में रेलवे स्टेशन पर भी पानी भर गया। वहीं अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भी पानी भर गया। अजमेर की ऐतिहासिक फॉय सागर झील भी 40 साल बाद ओवरफ्लो होकर बहने लगी, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल को तैनात करना पड़ा।
राजधानी जयपुर में भी भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और गाड़ियां जहां की तहां फंस गई। इन्हीं गाड़ियों में से कई लो फ्लोर बसें भी पानी में फंस गई। सड़क पर 3 फीट तक भरा पानी बस के अंदर तक आ गया। पानी भरने की वजह से बस खराब हो गई और यात्री बीच सड़क पर पानी के बीच फंस गए। बाद में बस से पटरी लगाकर यात्रियों को उतारा गया। वहीं जयपुर के जौहरी बाजार सब्जी मंडी में बारिश का पानी भर गया। तेज बारिश के चलते सड़क पर सब्जी के ठेले पानी में तैरने लगे। घुटने तक भरे पानी में सब्जी वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4 लोग नर्मदा नदी के तेज बहाव में फंस गए। चारों लोगों ने नदी में मौजूद चट्टानों पर रात गुजारी। ड्रोन के जरिए उन्हें पानी और बिस्किट पहुंचाए गए। और सुबह होते ही एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एनडीआरएफ के जवानों ने रस्सी के सहारे उन्हें नदी पार करवाई। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था क्योंकि नदी किनारे और अंदर चट्टानें बहुत ज्यादा थीं और बहाव भी तेज था। एनडीआरएफ का कमांडर लाउड स्पीकर के जरिए नदी में उतरे जवानों को गाइड कर रहा था। पानी से काफी घबरा रहा था पानी में घुसने से, तो हमारे रेस्क्यूअर ने उसको अपने फुल बॉडी हार्नेस की मदद से अपनी फीट पे लोड करके छोड़ा। एनडीआरएफ ने लोगों से अपील की है कि बारिश के इस मौसम में नदी के नजदीक न जाएं क्योंकि सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया के दौरे पर हैं। 3 दिन के मलेशिया दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कुआलालंपुर में भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट और होटल पर मौजूद प्रवासी भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। श्रीलंका के राष्ट्रपति रॉनिल विक्रमसिंघे 2 दिन के भारत दौरे पर आएंगे। विक्रमसिंघे 21 जुलाई को नई दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पिछले साल श्रीलंका में आर्थिक तंगी से भड़की हिंसा के बाद विक्रमसिंघे का ये पहला भारत दौरा होगा। चीन के ग्वांगडोंग शहर में चाकूबाजी में 6 लोगों की मौत हो गई। सन की युवक ने किंडरगार्टन स्कूल में घुसकर कई लोगों पर चाकू से वार किया। इस हमले में 3 बच्चों समेत 6 की मौत हुई। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मॉनसून जब रंग दिखा रहा है। स्थानीय मौसम विभाग ने सिर्फ बारिश की संभावना जताई थी, लेकिन बारिश के साथ यहां अचानक बर्फबारी होने लगी। गुरुग्राम में एक सिरफिरे ने सरेआम एक लड़की को उसकी मां के सामने ही चाकू से गोदकर मार डाला। बताया जा रहा है कि कातिल काफी समय से लड़की पर शादी करने का दबाव बना रहा था और जब लड़की नहीं मानी तो उसे सरेआम चाकू से गोदकर उसकी जान ले ली। हत्या की बर्बर वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक नेहा नाम की लड़की सुबह 11:30 बजे अपनी मां के साथ लौट रही थी। तभी सफेद कुर्ता पायजामा पहने आरोपी राजकुमार ने उसको रास्ते में रोक लिया। तीनों के बीच बहस हुई और तभी आरोपी ने चाकू निकाल लिया और नेहा पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। नेहा की मां उसको बचाने की कोशिश भी करती दिखी, लेकिन नाकाम रही। हमले के बीच नेहा जमीन पर गिर गई, तब भी वहशी हत्यारा उस पर चाकू से वार करता रहा। राजकुमार की दरिंदगी तब थमी जब नेहा के शरीर में हलचल बंद हो गई। पुलिस का कहना है कि कुछ महीने पहले हत्यारे राजकुमार और नेहा की सगाई हुई थी, जो किसी वजह से टूट गई। चाकू मौके से ही बरामद करा गया है। लड़के को मौके से पकड़ा गया है और पूछताछ जारी है और जो कानूनी कार्रवाई है केस रजिस्टर्ड करके अकॉर्डिंगली उसको पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। सगाई टूटने के बाद से ही आरोपी राजकुमार गुस्से में था और आखिरकार उसने नेहा की जान ले ली। पुलिस ने हत्यारे राजकुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू भी बरामद किया है, लेकिन सरेआम हुई ये वारदात एक बार फिर लोगों की बुजदिली पर सवाल खड़े करती है, क्योंकि जब राजकुमार नेहा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर रहा था तब आसपास कई लोग तमाशबीन बने देख रहे थे। किसी ने नेहा को बचाने या हत्यारे राजकुमार को रोकने की कोशिश तक नहीं की। जब नेहा जमीन पर गिर गई तब पास से एक बाइक सवार भी गुजरा और ऐसे आगे बढ़ गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। 1.5 महीना पहले दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साक्षी नाम की नाबालिग लड़की की भी इसी तरह सरेआम हत्या कर दी गई थी। साहिल नाम के हत्यारे ने साक्षी पर चाकू से 40 वार किए थे और आसपास खड़े तमाम लोगों ने साक्षी को बचाने की कोशिश तक नहीं की थी। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस पूरे मामले में सुनवाई की और केंद्र सरकार के अध्यादेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन कर दिल्ली के LG को पक्ष के रूप में जोड़ने का निर्देश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें केंद्र
केंद्र के अध्यादेश को असंवैधानिक बताकर रोक लगाने की मांग की गई है। अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 17 जुलाई को होनी है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 471 लोगों को उनके पदों से हटाए जाने का मामला भी उठाया, जिसका सॉलिसिटर जनरल ने ये कहकर विरोध किया कि हटाए गए लोग पार्टी के कार्यकर्ता थे और याचिका में इसका जिक्र नहीं है। भारत में 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हिस्सा लेने पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। आईसीसी ने भले ही 27 जून को वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया हो, लेकिन पाकिस्तानी खेल मंत्री के एक बयान ने तूफान ला दिया है। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा है कि भारत को एशिया कप के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की मांग को छोड़ना चाहिए, वरना पाकिस्तान की टीम भी वर्ल्ड कप में खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें मजारी के साथ साथ कुल 11 मंत्री हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान को भारत जाकर क्रिकेट खेलना है या नहीं खेलना चाहिए। इसके बाद ये कमेटी अपनी सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजेगी, जिसके आधार पर शहबाज शरीफ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजने का अंतिम फैसला लेंगे। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन सुपर 500 का खिताब अपने नाम कर लिया है। कनाडा के कैलगरी में खेले गए फाइनल में लक्ष्य सेन ने चीन के खिलाड़ी ली शी फेंग को मात देकर खिताब पर कब्जा जमाया। 50 मिनट तक चले मुकाबले में लक्ष्य सेन ने चीन के खिलाड़ी को सीधे गेम्स में 21-18 और 22-20 से शिकस्त दी। इससे पहले लक्ष्य सेन ने सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी केंता निशिमोतो को हराया था। इस जीत के साथ ही मेंस सिंगल्स कनाडा ओपन जीतने वाले लक्ष्य दूसरे भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2016 में बी साई प्रणीत ने कनाडा ओपन मेंस सिंगल्स का खिताब जीता था। हालांकि ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सेमीफाइनल में जापान के खिलाड़ी से हारकर खिताबी दौड़ से बाहर हो गई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा की वजह से कई जिलों में दोबारा मतदान हुए। 19 जिलों के 697 वोटिंग बूथ पर फिर से आज मत डाले गए और सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। हिंसा घटनाओं को देखते हुए पुनर्मतदान के दौरान केंद्रीय पुलिस बल के कम से कम 4 जवान और एक बूथ पर तैनात किए गए थे। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए हुए मतदान के दौरान जमकर हिंसा भड़की थी। कई जगह मतदान पेटियों को आग के हवाले कर दिया गया था। 18 लोग मारे गए थे। दोबारा मतदान में मारे गए कई लोगों के परिजन भी वोट देने आए थे। বাচ্চাটা ভালো রেখে চলে গেছে মা, আমার না ভালো লাগার বদলে আমি সেই পুরনো আমি চাই। এরকম দিনে আপনারা যদি থাকতেন আমার ভাইটা যেত না দুনিয়াতে। जिन जिलों में पुनर्मतदान हो रहा है उनमें मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 174 बूथ हैं। उसके बाद मालदा में 110 बूथ हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस सोमवार को दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर हिंसा की रिपोर्ट भी सौंपी। बंगाल में दोबारा मतदान के दौरान भी गड़बड़ी करने की कोशिश की गई। मुर्शिदाबाद में पुलिस ने हिंसा की साजिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि मुर्शिदाबाद में एक तालाब के किनारे 1-2 नहीं 35 देसी बम छिपाकर रखे गए थे। इससे पहले कि वो उपद्रवियों के हाथ लगते पुलिस को सूचना मिल गई। इसके बाद पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया। बम स्क्वाड ने सभी बमों को निष्क्रिय कर दिया। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और बीएसएफ से रिपोर्ट तलब की है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीएसएफ के आईजी को हिंसा पर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को भी कहा है कि हिंसा में मारे गए लोगों के मामले में एफआईआर दर्ज करे, शवों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जाए। कोर्ट ने बंगाल पुलिस से कहा कि हिंसा से जुड़ी हर सूचना की एक रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में जमा करे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि हिंसा में घायल लोगों का सरकारी अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज कराया जाए। जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए राज्य के किसी बड़े अस्पताल में भी ले जाएं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिंसा की जांच और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दी गई दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी अध्यादेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलजी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने केंद्र को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज गुजरात की गांधीनगर सीट से राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव होंगे। विपक्षी दलों की अगली बैठक से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी जानकारी दी। विपक्ष के पीएम चेहरे पर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा, हमारे पास पीएम के कई चेहरे हैं और वक्त आने पर पीएम उम्मीदवार तय किया जाएगा।
यूसीसी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा देश गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधाराओं से चलेगा, संघ और गोडसे की विचारधारा से नहीं। कुदरत सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी कहर बरपा रहा है। अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश के कारण यहां की हडसन वैली में सैलाब आ गया, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई। जबकि हडसन वैली का रॉकलैंड शहर तो जलमग्न हो गया। सड़कें समुद्र में तब्दील हो गईं, गाड़ियां पानी में तैरने लगी और सबवेज में भी पानी भर गया। पुलिस को हडसन नदी में आए फ्लैश फ्लड की वजह से कई रास्तों को बंद करना पड़ा। हडसन नदी का पानी स्टोनी पॉइंट में सीडर पॉन्ड ब्रुक सड़क के ऊपर से बहकर रिहायशी इलाकों को डुबोता दिखा। अमेरिकी मौसम विभाग ने ऑरेंज, पुतनाम और रॉकलैंड काउंटी के लिए भी अलर्ट जारी किया है, जबकि लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूयॉर्क शहर पानी के प्रहार से पनाह मांग रहा है। लोगों के घरों और दफ्तरों तक में पानी भर गया है। सैलाब की वजह से कई रास्तों को बंद करना पड़ा है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई है। हाईवेज पर पानी ने डेरा जमा लिया है। गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। बादलों की वजह से दिन में रात जैसे हालात पैदा हो गए हैं और लोगों को पानी से भरी सड़कों पर गाड़ी की लाइटें जलाकर गुजरना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क के कुछ निचले इलाकों में तो हालात इतने खराब हैं कि अगर चंद घंटे और बारिश हुई तो हाहाकार मच जाएगा। यहाँ चारों तरफ पानी का कब्जा है। गाड़ियां जहाँ की तहाँ फंसी हुई हैं, जबकि पानी इतनी तेज रफ्तार से आ रहा है जैसे सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगा। वहीं ओक्लाहोमा में भी भारी बारिश की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर, खेत, रेस्टोरेंट सब कुछ पानी में डूब चुके हैं। चीन में मौसम की टेढ़ी चाल ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बीजिंग समेत देश के ज्यादातर इलाकों में जहां प्रचंड गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं, तो वहीं उत्तर पूर्व चीन में भारी बारिश की वजह से सैलाब ने कहर बरपा रखा है। सबसे बुरा हाल चोंगकिंग प्रांत का है। यहाँ एक नदी में आई बाढ़ ने पलक झपकते ही एक 4 मंजिला इमारत को धराशायी कर दिया। वहीं सड़क पर सैलाब इतनी तेजी से आया कि लोगों को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। जबकि रिहायशी इलाकों में पानी ने डेरा जमा लिया। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। लियाओइंग प्रोविंस में तो एक बस बाढ़ में फंस गई, जिसके बाद क्रेन की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। चीनी मीडिया के मुताबिक बाढ़ के कारण अभी तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चीन की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। जापान के शिमाने प्रांत और पश्चिमी जापान के कई इलाकों में 8 जुलाई से लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से जापानी अधिकारियों ने इजुमो और शिमाने से लगभग 3,70,000 लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर ले जाने की अपील की। वहीं टोक्यो के गेटवे के नाम से मशहूर हमामात्सु में तो जैसे जल प्रलय आ गया। सड़कों पर सैलाब ने डेरा जमा लिया। कई इलाकों में पानी के साथ बहकर आई मिट्टी और पत्थरों और पेड़ों से रास्ते ब्लॉक हो गए। गाड़ियां तिनके की तरह बह रही थीं, जबकि भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। शहर के ज्यादातर रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। लोगों की आंखों के सामने सुनामी के बाद आई त्रासदी का खौफनाक मंजर तैरने लगा, क्योंकि सुनामी के बाद भी ऐसे ही जापान पर जल प्रहार हुआ था। जानकारी के मुताबिक जापान की 20 नदियों में उफान आया हुआ है, जबकि पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी और मध्य जापान में अगले कुछ घंटे भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जापान के क्यूशू में एक छोटे से बरसाती नाले ने विकराल रूप धारण कर लिया। 500 मिलीलीटर की बारिश के बाद ये नाला उफान मारने लगा और आसपास के घरों को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा नजर आया। दूसरी तरफ साउथ वेस्ट जापान की शिकुगु नदी भी भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गई। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा कि शिकुगु नदी ने एक बड़े इलाके को अपने आगोश में ले रखा है। वहीं जापानी मीडिया के मुताबिक पिछले एक हफ्ते से जारी भारी बारिश के कारण कुमामोटो शहर में लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। ब्रिटिश एयरलाइंस ईजी जेट ने टेक ऑफ से ठीक पहले विमान का वजन कम करने के लिए 19 यात्रियों को प्लेन से उतार दिया। इस फैसले के बाद ईजी जेट एयरलाइंस की कड़ी आलोचना हो रही है। ईजी जेट एयरलाइंस का ये प्लेन स्पेन के लैंजरोती से ब्रिटेन के लिवरपूल के लिए उड़ान भरने की तैयारी में था। प्लेन जैसे ही रनवे पर पहुंचा तो पायलट ने घोषणा की कि वजन अधिक होने की वजह से प्लेन के टेक ऑफ में दिक्कत आ रही है। पायलट ने जानकारी दी कि उल्टी दिशा से चल रही तेज हवा और गर्म मौसम की वजह से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पा रहा है।
और प्लेन के सुरक्षित उड़ान भरने के लिए उसका वजन कम करना बेहद जरूरी है। पायलट ने अपील की कि प्लेन में सवार 20 यात्री खुद ही उतर जाए ताकि विमान उड़ान भर सके। प्लेन से उतरने वाले हर यात्री को हर जाने के तौर पर 500 यूरो यानी करीब 45,000 रुपए देने का ऐलान भी किया गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद एयरलाइंस के स्टाफ ने 19 यात्रियों को जबरदस्ती प्लेन से उतारा। हालांकि ईजीजेट का दावा है कि प्लेन में सवार 19 यात्री अपनी मर्जी से उतरे थे, जिन्हें बाद में दूसरी फ्लाइट से ब्रिटेन के लिवरपूल तक पहुंचाया गया और वो भी बिल्कुल फ्री। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि पूर्वी सीरिया में एक एयर स्ट्राइक के दौरान इस्लामिक स्टेट का लीडर ओसामा अल मुहाजिर मारा गया है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी कि इस ऑपरेशन को MQ-9 ड्रोन से अंजाम दिया गया था। हालांकि इस ऑपरेशन में कोई आम नागरिक नहीं मारा गया, सिर्फ ISIL के खूंखार आतंकी ओसामा अल मुहाजिर की ही मौत हुई। गौर करने वाली बात यह रही कि मुहाजिर पर अटैक के लिए उसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था जिसका कुछ दिनों पहले रूसी जेट ने रास्ता रोका था। अमेरिका ने दावा किया था कि सीरिया में 5 जुलाई को रूस के 3 लड़ाकू विमानों ने उसके MQ-9 ड्रोन का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक रूस के सुखोई 35 फाइटर जेट्स ने ड्रोन के सामने पैराशूट से फेयर्स भी दागे थे। लेकिन अब उन्हीं MQ-9 ड्रोन्स ने सीरिया में घुसकर इस्लामिक स्टेट के लीडर ओसामा अल मुहाजिर को ढेर कर दिया। आज सावन महीने के पहले सोमवार के मौके पर देश भर के शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए श्रद्धालु देर रात से ही मंदिरों के बाहर कतार लगाकर खड़े हो गए ताकि सुबह जैसे ही मंदिर के कपाट खुले वो अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर सके। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान रात 2:30 बजे महाकाल का दरबार खुला, जिसके बाद सबसे पहले पुजारियों ने गर्भगृह के कपाट का पूजन किया। गर्भगृह के पट खुलने के बाद मंत्रोच्चार के साथ भगवान महाकाल का जल, दूध, दही, घी, इत्र से अभिषेक हुआ और इसके बाद उज्जैन महाकाल का श्रृंगार हुआ और महाकाल उज्जैन के राजा के रूप में तैयार हो गए। इसके बाद महाकालेश्वर मंदिर के महंत और पुजारियों की मौजूदगी में भगवान को भस्म अर्पित की गई। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर में डमरू की डुगडुग और शंखनाद के साथ भोलेनाथ के जयकारे भी गूंज रहे थे। हजारों श्रद्धालु महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर भक्तों से भरा हुआ था जो अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए आतुर बैठे थे और भक्ति में झूम रहे थे। श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है और शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर आशीर्वाद लेने बड़ी संख्या में शिवालयों में पहुंचते हैं। ये साल का वो समय है जब शिव मंदिरों में भक्ति का अद्भुत उत्सव दिखाई पड़ता है। फिर चाहे महाकाल का दरबार हो या बाबा विश्वनाथ की नगरी, सावन के पहले सोमवार के दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में डमरू मंजीरों आवाज के साथ साथ ओम नमः शिवाय के जयकारे भी गूंज रहे थे। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ था जो भगवान शिव की पूजा के लिए वहां पहुंचे थे। हर जगह पे बाबा भोलेनाथ का जयकारा लग रहा है। इस तरह से लंबी लाइनें देर रात से ही लगी हुई हैं और भक्त लगातार बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। बताया गया कि सुबह 6 बजे तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर चुके थे और 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं के वाराणसी में जुटने का अनुमान जताया गया है। सिर्फ मंदिर परिसर ही नहीं, गंगा के घाट भी श्रद्धालुओं से भरे हुए थे और हर तरफ भोलेनाथ के जयकारों की गूंज थी। इस भव्य उत्सव के दौरान कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। आस्था के सैलाब को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। देश भर का ऐसा कोई शिव मंदिर नहीं था और न ही पतित पावनी गंगा का कोई घाट जहां शिव भक्तों की भीड़ न नजर आ रही हो। धर्म नगरी हरिद्वार में हर की पौड़ी का 1-1 इंच भक्तों से भरा हुआ दिखा, जो गंगा का जल लेकर अपने आराध्य के अभिषेक के लिए रवाना हुए। इस दौरान हरिद्वार में गंगा के घाटों पर जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। प्रशासन के मुताबिक कल शाम तक करीब 90 लाख कांवड़िए जल उठाकर शिव मंदिरों की तरफ निकल चुके थे। हरिद्वार के पास कनखल है, जिसे मान्यता अनुसार भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। कनखल के दक्ष प्रजापति मंदिर में जलाभिषेक के लिए देर रात से ही भक्तों की कतारें लग गईं। श्रावण के महीने में भगवान शिव ने अपने ससुर को ये वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं कनखल में ही निवास करूंगा
और तुम्हारे इनाम से जाना जाऊंगा। तो भगवान शिव दक्षेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड के देवघर से भी आस्था की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। देवघर के बैद्यनाथ धाम मंदिर में देर रात से ही श्रद्धालु जुटना शुरू हो गए और मंदिर के बाहर करीब 6 किलोमीटर लंबी कतार लग गई। वहीं रांची के पहाड़ी मंदिर में 400 से ज्यादा सीढ़ी चढ़कर बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। सावन के महीने में देश के तमाम हिस्सों में लाखों कांवड़िए अलग अलग जगहों से जल लाकर शिव का अभिषेक करते हैं, लेकिन इस कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने बिहार में कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि आतंकी कांवड़ियों के भेष में भीड़ में घुसकर हमले को अंजाम दे सकते हैं। आईबी के अलर्ट के बाद बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों की पुलिस को कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। कांवड़ पथ और भीड़भाड़ वाली जगहों की खास निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस का पहरा बढ़ाने के साथ साथ सीसीटीवी से भी कांवड़ यात्रा के रूट पर नजर रखी जा रही है। जल भरने और कांवड़ियों के ठहरने के लिए बने पंडालों में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि कोई भी संदिग्ध सामान या व्यक्ति दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं। संवेदनशील जगहों पर सादी वर्दी में पुलिस वालों की तैनाती भी की गई है। खराब मौसम की वजह से रुकी अमरनाथ यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। मौसम में सुधार होते ही बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से आज सुबह श्रद्धालुओं का एक जत्था निकला। बम बम भोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु एक बार फिर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए, जिन्हें खराब मौसम की वजह से वापस कैंप में लौटना पड़ा। आज सुबह बालटाल कैंप से पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था निकला। अभी जा रहे हम गुफा में। ये 4 दिन से रुकी हुई है, यहाँ से 6 तारीख से रुकी हुई है। इसी के साथ दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी दोबारा शुरू की गई। श्रीनगर के पंथा चौक से भी कड़ी सुरक्षा के बीच महादेव भक्त बालटाल और पहलगांव के लिए रवाना हुए, जो खराब मौसम के बावजूद वापस नहीं लौटे, बल्कि यात्रा के फिर से शुरू होने की उम्मीद में कैंपों में ही इंतजार करते रहे। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से लगातार तीसरे दिन तीर्थयात्री जम्मू से रवाना नहीं हो पाए, लेकिन आस्था ऐसी कि बिना दर्शन के पैर वापसी के रास्ते पर नहीं बढ़ रहे थे। आज का मेरा टोकन नंबर है, अब 1-2 दिन और देखते हैं, उसके बाद उनको बुलाना होगा भोलेनाथ को, तो पहुंच जाएंगे। बम बम अमरनाथ यात्रा के लिए आए करीब 15,000 यात्री अलग अलग बेस कैंपों में हैं और बाबा बर्फानी के बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी न्यूज़।